सबसे पहले मैं आपको ये 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तीनों तस्वीरों को आप बखूबी जानते हैं। और अब ये तस्वीर देखिए। ये चौथी तस्वीर मैंने क्यों दिखाई है, ये आपको इस स्टोरी के आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि वो ईरानी रिजीम के खिलाफ हैं, अवाम के साथ हैं। लेकिन अगर तेहरान, इस्फहान, मशहद और शिराज में आम लोग मारे जाते हैं और मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल में दर्जनों बच्चियों की मौत होती है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि फिर ये किसकी हिफाजत का दावा करते हैं। जब हमले को प्री एम्प्टिव कहा जाता है, यानी पहले से सोची समझी महीनों पुरानी प्लानिंग, तो ओमान और जिनेवा में चली डिप्लोमेटिक बातचीत की सच्चाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर ईरान ज़ीरो यूरेनियम एनरिचमेंट मान भी लेता तो क्या हमला टल जाता या कोई और वजह ढूंढ ली जाती? अगर यूरेनियम एनरिचमेंट अमेरिका के लिए इतना बड़ा मुद्दा है, तो फिर इजराइल के यूरेनियम प्रोग्राम पर पर्दा क्यों पड़ा हुआ है? क्या किसी को मालूम है कि इजराइल के पास कितने न्यूक्लियर बम हैं या है भी नहीं? ईरान ने एनपीटी पर दस्तखत किए हैं, इजराइल ने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किया। ईरान ने आईएईए के इंस्पेक्टर से अपनी न्यूक्लियर साइट्स का मुआयना करवाया, इंस्पेक्शन करवाया। इजराइल ने आईएईए को इंस्पेक्शन की इजाज़त नहीं दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाबंदियों का बोझ सिर्फ ईरान पर ही क्यों? ईरान पर ही सारी सख्तियां क्यों? क्या ईरान अकेला न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने वाला मुल्क है? क्यों ईरान के पीछे पड़ी हैं ये पश्चिमी ताकतें? फिर उसी सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि मसला एटॉमिक पावर से है या रिजीम चेंज का है? आखिर क्यों वॉशिंगटन और तेल अवीव तेहरान में रिजीम चेंज यानी हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या सिर्फ ज़ाती मफाद यानी पर्सनल इंटरेस्ट की जंग है ये? चलिए जंग के शोर, एआई के दौर में आ रहे वीडियोस और तस्वीरों के हुजूम से थोड़ा बाहर निकलकर फैक्ट्स, फिगर और डेटा की हकीकत में इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि अमेरिका इजराइल की ईरान से दुश्मनी की शुरुआत कैसे, क्यों और कब हुई। ये साल था 1979, ईरानी रेवोल्यूशन का साल। इस ईरानी इनकलाब से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, जो अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी यानी अलाई में शुमार होते थे। लेकिन जैसे ही आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने हुकूमत की बागडोर संभाली, ईरान का अंदरूनी और बाहरी दोनों पॉलिसी वहाँ की बदल गई। नया निज़ाम, नया कानून, नई अदालत और नई फॉरेन पॉलिसी। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, बल्कि ईरान में एक नई सियासी, समाजी और मजहबी नज़रिए का आगाज़ था। अमेरिका के लिए ईरान दुश्मन बन गया और ईरान के लिए अमेरिका शैतान बुजुर्ग यानी बड़ा शैतान। और ईरानी इनकलाब के फाउंडर ने अमेरिका से अपने तमाम रिश्ते ख़त्म करते हुए अपनी आवाम को पैगाम दिया कि अमेरिका की दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक अमेरिका की दोस्ती है। बात अमेरिका तक ही नहीं रुकी, बल्कि ईरान ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर बढ़ते इजरायली एक्सपेंशन की मुखालफत करनी शुरू की और पूरे इजराइल को गैर कानूनी रियासत यानी इलीगल स्टेट्स कहा और फ़िलिस्तीनियों को ये पैगाम दिया, संदेश दिया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर तरह की हिमायत के लिए ईरान खड़ा है। अब अमेरिका के साथ साथ इजराइल से भी ईरान के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इजराइल धीरे धीरे ग्रेटर इजराइल के मिशन पर आगे बढ़ता रहा। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती होने लगी, फ़िलिस्तीन की बस्तियां उजड़ती रहीं, फ़िलिस्तीनियों के पैरों के नीचे से ज़मीन खींची जाने लगी। आलम यह हो गया कि फ़िलिस्तीन वेस्ट बैंक और गज़ा तक सिमट कर रह गया और गज़ा खुली जेल बन गया। इजरायली जुल्म के खिलाफ फ़िलिस्तीनी नौजवानों के ग्रुप हमास ने हथियार उठा लिए। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी इजराइल के फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े की मुखालफत शुरू कर दी। उधर यमन में अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हूती लड़ाकों के ग्रुप
अंसारुल्लाह ने भी 2015 में ऐलान किया कि हम हमास और गाजा के मजलूमों के साथ हैं। इजराइल ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में बैठे ईरान ने अरब के तीनों मुल्कों में इजराइल के दुश्मन पैदा कर दिए हैं, यानी फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में अंसारुल्लाह यानी हूती लड़ाके। इजराइल और अमेरिका ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों को फंड देता है, उनकी फंडिंग करता है। इन सब के बीच इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मुद्दा पूरी दुनिया में उठाया, हर फोरम पे उठाया। इजराइल कहने लगा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो ये उसके लिए रीजन में सबसे बड़ा खतरा है। ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम उसी तेहरान न्यूक्लियर रिएक्टर से आगे बढ़ रहा था जिसे कभी इजराइल के दोस्त अमेरिका ने अपने ईरान के दोस्त शाह को तोहफे में दिया था। इनकलाब के बाद ईरान इस प्रोग्राम पर अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। इधर अरब मुल्क भी ईरान की बढ़ती ताकत से परेशान थे। कहा जाता है कि अमेरिका और इजराइल की साजिश ने ईरान और अरब को शिया और सुन्नी का चश्मा लगा दिया। ईरान शिया ताकत का बड़ा मरकज बना तो अरब के सुन्नी मुल्क इजराइल और अमेरिका के करीब आ गए। सद्दाम को भी इराक में रह रहे शिया कम्युनिटी का डर सताने लगा। सद्दाम को समझाया गया कि ईरान की तरह इराक के शिया भी इनकलाब ला सकते हैं, और आखिरकार अमेरिका की पुश्तपनाही में, उसके सपोर्ट में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका अरबों के करीब आता गया, खुद को अरबों का मुहाफिज बताता रहा। अरब मुल्कों में अमेरिकी बेस बनना शुरू हुआ। अमेरिकी फ़ौज की बड़ी तादाद ने सुरक्षा के नाम पर, हिफाजत के नाम पर हर अरब मुल्क में डेरा डाल दिया, और यहीं से शुरू हुई अरब के तेल पर अमेरिका की मनमानी। अब तेल था अरब का और कीमत अमेरिका से तय होने लगी। पेट्रो डॉलर का टर्म भी यहीं से ईजाद हुआ। अरबों की ज़मीन और सरहद की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका देने लगा। ईरान पर सैंक्शंस लगे। इंटरनेशनल मार्केट में ईरान के तेल और ईरान से कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई, और इसी के साथ अब इजराइल और ईरान की दुश्मनी सिर्फ दो मुल्कों की दुश्मनी नहीं रही, यहीं से इनकलाबी नज़रिया बनाम पश्चिमी गठजोड़ के बीच खुले टकराव का आगाज हुआ। सैंक्शन की वजह से ईरान ने चीन, रूस और कुछ एशियाई मुल्कों के साथ डॉलर के बजाय युआन, रूबल और रुपए में तिजारत की कोशिश की। अमेरिकी सैंक्शन से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम अपनाया। ईरान के इस कदम से अमेरिका को लगने लगा कि अगर तेल डॉलर के बजाय दूसरी करेंसीज में बिकना शुरू हो जाए तो अमेरिकी इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए ईरान पर दबाव और पाबंदियां बढ़ती चली गईं। बहाना हमेशा रहा एटॉमिक पावर का, और अमेरिका को आगे करके इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मिशन को हकीकत में बदलने की तरफ बढ़ने लगा, और इसके तहत मिडल ईस्ट के मजबूत मुखालिफ मुल्क ईरान को कमज़ोर करता चला गया। अमेरिका और इजराइल ईरान में एक ऐसी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाच सके, और उन्हें शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी में इशारों पर नाचने की सारी खूबियां बाखूबी दिखती हैं। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही एक चौथा चेहरा भी दिखाया था। ये वही चौथा चेहरा है, नाम है रज़ा पहलवी। 1979 में रज़ा शाह पहलवी से ही आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान की आवाम को आज़ादी दिलाई थी, और ये रज़ा पहलवी उन्हीं के बेटे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो ईरान में तब वापस आएंगे जब वहाँ की आवाम उन्हें बुलाएगी। वो मोनार्की नहीं चाहते, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी शायद ऐसी नहीं होती है कि आप किसी मुल्क में जाएं, बमबारी करें, वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दें और वहाँ की आवाम के नाम पर वहाँ रिजीम चेंज की बात करें। ये डेमोक्रेसी कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकती है। बहरहाल ये हो रहा है और हम और आप देख रहे हैं। हम चाहे जिस तरफ हों, राइट में हों, लेफ्ट में हों, हम ईरान के हामी हों, इजराइल के हामी हों, या यूएस के हामी हों, या दुनिया के किसी भी मुल्क के हामी हों, ये तय हमें करना है कि आने वाला वक्त, इतिहास, हिस्ट्री हमें कैसे याद रखें। हम सच
और झूठ, सही और गलत, हक और बातिल कहीं भी रहकर ये फैसला कर सकते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। जा जाते जाते आपको सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। वो जो मासूम बच्चे और बच्चियों पर जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं, वो पीडोफाइल्स बता रहे हैं कि ईरान के बच्चों की उन्हें फ़िक्र है, उन्हें इस बात की फ़िक्र है। वो जो लड़कियों, औरतों के जिस्म से खेलते हैं, रेप करते हैं, बेगुनाह और मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी आवाज़ें दबाते हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान की लड़कियों का हक क्या है, उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें हिजाब में रहना चाहिए या बिना हिजाब के रहना चाहिए। वो जो मासूम बच्चे, बच्चियों और लड़कियों को आइलैंड पे कैद रखकर जुल्म सितम का शिकार बनाते हैं, वो ईरानी अवाम की आज़ादी की बात करते हैं। और जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, ये बात करते हैं, तो यकीनन मेरी तरह आपका सर भी शर्म से झुक जाता होगा। सोचिएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सलाम टीवी।